नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमने विरोध प्रदर्शन देखा और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन में लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और सरकार ने अब एक्शन ले लिया है। जहां एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी 30 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये पत्थरबाजी और प्रदर्शन का जिस तरीके से देश में आज माहौल कुछ लोगों ने क्रिएट कर रखा है, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य सर। किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि हम विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक तरीके से पूरी कोशिश है किस तरीके से भारत में शांति व्यवस्था को भंग किया जाए। और ये जो जुम्मे की नमाज के बाद आज जो प्रकरण हुआ है, ये एक तरीके से ऐलान है एक स्टेट के ख़िलाफ़। ये एक तरीके से वॉर है, ये जैसे जिहाद ये लोग कहते हैं, एक तरीके का जिहाद है स्टेट के ख़िलाफ़, इसका ऐलान है। और आप देखेंगे कि अगर जैसे पुलिस पे भी आज हमला किया गया, आज काफ़ी सारे जो अफसर हैं, सैन्य अफसर, उन पे हमला हुआ है। संसद की घेराबंदी हुई है, तो संसद की घेराबंदी, पुलिस पे हमला, आप समझ सकते हैं ये अब किस तरफ जा रहा है ये। और आप देखेंगे दिन कौन सा इन्होंने चूज़ किया, वो है शुक्रवार का दिन। तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और जैसा कि आपने कहा इसमें क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से इसमें तत्काल रूप से पीएफआई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमान और जो संस्थाएं हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर रासुका लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और साथ साथ में जो भी लोग पकड़े जाते हैं, तो जो जिस तरीके का इन पे आरोप लगता है सरकार पे कि सरकार यूएपीए का दुरुपयोग करती है, ये करती है। यूएपीए कानून, मकोका कानून, गुजको कानून, वो कानून बने ही इस तरीके की सिचुएशन से डील करने के लिए हैं। तो आज आपके सामने प्रत्यक्ष है कि क्यों एक स्ट्रॉन्ग लॉ का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है देश में। यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि किस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर बयानबाजी की जाती है, कहा जाता है कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पर वहीं दूसरी तरफ देश का माहौल ख़राब करने के लिए पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर कहा जाता है कि हमारे खिलाफ राजनीति हो रही है। ये तो वही बात है ना। अब आप देखेंगे, अब वो जो मामला है वो मामला पिछले हफ्ते ख़त्म हो चुका है। उस मामले में पार्टी एक डिसीजन ले चुकी है। अब वो सही है या गलत, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय जनता पार्टी, उसने एक डिसीजन उसके ऊपर लिया हुआ है। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है कि उस मुद्दे को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भड़काने में, लोगों को इंस्टिगेट करने में। तो ये जो इंस्टिगेशन हो रहा है धर्म के नाम पे, ये बहुत ही बुरा है और ये बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है सब कुछ। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे किस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। लगातार वो भड़काऊ बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि वो दिन चले गए जब हम तुमसे डरते थे, अब हम तुमसे डरने वाले नहीं। तो बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हैं, तो जो है, आप ही इज़ प्रमोटिंग एनिमिटी अमंग्स टू रिलीजन्स। तो आईपीसी में जो धारा है 295A, तो सीधा उसके अंडर आता है। तो कहने का मतलब यही है कि नुपुर शर्मा विवाद को किस तरीके से इस्तेमाल करना है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, ये सारी पार्टियां लगी हुई है जो तुष्टीकरण की राजनीति में भरोसा रखती हैं। देश अब बहुत समझदार हो गया है, देश के लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के प्रोपोगंडा में आने वाले नहीं हैं। आम जनता को मालूम है सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रही बात इस समय कानून व्यवस्था की, तो जैसा कि अभी हम बात करें, उस दौरान मुझे अभी भी खबर आई हाथरस हुआ, और भी कहीं जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें तो एक ही चीज़ काम आ सकती है, अगर आपका राजतंत्र मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर पे आपकी पकड़ है, तभी आप इस तरीके के उपद्रवियों को कुचल सकते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ कह दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी लॉ एंड ऑर्डर से छेड़खानी करने की कोशिश की जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे इस एक्शन के लिए जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं उपद्रवियों? जी बिल्कुल बिल्कुल, उपद्रवियों के ऊपर बार बार जो आप देखते हैं, एक तबका है हिंदुस्तान में जो बार बार ये कहता है भारत में कि भाई आप इन पे बुलडोज़र नहीं चला सकते, आप जो है इनके ऊपर कानून जो है उसमें इनको बुक नहीं कर सकते। बट आज आप जो हालात इस देश के अंदर हो गए हैं, जिस तरीके से एक तरीके का, जैसा आप आज देख रहे हैं, आज जो दिल्ली में हुआ है, जो हाथरस में हुआ है, वो पूरे देश में कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र तक में मुझे खबर आई अभी ये शुरू हो चुका है, जहाँ सरकार जो है वो महागाड़ी सरकार है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ पे उपद्रवी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से कुचल देंगे
आपके आईपीसी, आपके यूएपीए, आपका एनएसए, जो भी कानून जो राजतंत्र में जो है भारत में, जिस कानून के तहत आप इन सब चीज़ों को दबा सकते हैं, वो सारे कानून इस वक्त एप्लीकेबल होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जामा मस्जिद में भी आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, लगातार नारेबाजी की गई है और वहीं मस्जिद की कमेटी ने कहा है कि हमने इन लोगों को इजाज़त नहीं दी, ये बिना इजाज़त के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कानून पर नज़र डालें तो किस जैसे कि अगर हम बात करें तो कौन सी धारा है जो ऐसे लोगों के ऊपर लग सकती है? बिल्कुल 124 ए है, 153 ए है, 295 ए है। आईटी एक्ट में कई धाराएं हैं जो लग सकती हैं दंगे भड़काने के लिए। राष्ट्र सुरक्षा कानून, जैसे मैंने आपको बताया, इस समय उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हालात हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें पता नहीं था, इनके जानकारी में नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जामा मस्जिद के आसपास आप भी जानते हैं, आप दिल्ली से हैं, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है। पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों में उपद्रवियों ने काम किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रेडिकलाइजेशन है इस वक्त जो हो रहा है वो अपने पीक पे है, या जो भी रेडिकलाइज्ड है, रेडिकलाइज्ड स्पीकर, मौलवी, जो भी देश के खिलाफ बात करता है अपने तकरीरों में, अपने भाषणों में, उन सबको सबसे पहले बुक किया जाना ज़रूरी है, उन सबको अरेस्ट किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक ये सिलसिला जो है वो थमेगा नहीं। जामा मस्जिद के शाही इमाम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मस्जिद ने इन लोगों को इजाज़त नहीं दी प्रोटेस्ट करने की। असदुद्दीन ओवैसी के आदमी हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी के जो आदमी है वो तो बिलीव करते हैं इसमें, आपका वहाबिज़म में। तो वहाँ भी ताकतें हैं जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आज ओवैसी ने भी जो एक डिसीजन लेने के बाद जिस तरीके से वो आके आपको बार बार एक डिप्लोमेटिक आप पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो लॉबी आपके अगेंस्ट आपकी विच हंटिंग कर रही है दुनिया में। मतलब भारत वो देश है जो हमेशा से सर्वधर्म सद्भाव में जिसका विश्वास रहा है। उसने हमेशा, मैं सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन जो असली, जो जहाँ सारे पंथ धर्म एक साथ अच्छी से रह सकते हैं, उसकी मिसाल है भारत। तो भारत को अफ़गानिस्तान से, कतर से या किसी और देश से ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि उनको अपना राजतंत्र, उनको अपनी डेमोक्रेसी कैसे चलानी है। इसमें कानपुर में दंगे हुए, उस दिन भी शुक्रवार था, आज भी शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद इस तरीके से हर जगह पर प्रदर्शन देखा गया। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन ले रही है और कानपुर के जो आरोपी हैं, कानपुर दंगे के जो आरोपी हैं, उनके ऊपर जब एक्शन लिया गया तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के ऊपर बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरीके की बातें क्यों करते हैं असदुद्दीन ओवैसी? ये तो खैर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति ही सिर्फ एक शब्द पे है में है। तो जब तक वो मुसलमानों को बदगलाएंगे नहीं, जब तक वो मुसलमानों को इस देश में इनसिक्योर फील नहीं करवाएंगे, उन्हें लगता है मेरी कोई रोज़ी रोटी नहीं है, मेरे पास कोई राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। तो ये जानबूझ के ये भय फैलाना, डर का माहौल उत्पन्न करना, ये असदुद्दीन ओवैसी खुद कर रहे हैं और बहुत ही सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि AIMIM जैसी पार्टी हुई या PFI हुआ, जो स्टूडेंट विंग है, ये PFI वगैरह को जो है हाथों हाथ सरकार को कुछ ना कुछ इस पर करना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार इसमें बहुत क्लोजली मॉनिटर कर भी रही है इसको। तो इस पे बहुत जल्दी फैसला लिया जाना बहुत ज़रूरी है। धर्म को लेकर जो एक दूसरे की भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? क्योंकि FIR तो दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर कानून के हिसाब से देखें तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो लगातार भड़काऊ बयान देते हैं FIR के अलावा? तो वही मैं कह रहा हूँ, उनको हाथों हाथ जो इस बात का संज्ञान लेके इनको हाथों हाथ जो कस्टडी में लेना बहुत ज़रूरी है। और उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है इस तरीके के प्रोटेस्ट को भड़काने में, उकसाने में, इस चीज़ का जो है हमें एक संज्ञान लेना पड़ेगा सुरक्षा तंत्र को। और सिर्फ सुरक्षा तंत्र में पुलिस नहीं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और भी हमारी एजेंसियां हैं, उनको बहुत डिटेल्ड तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तभी समझता हूँ कुछ इसमें फ़ैसला जो है वो निकल सकता है। एक तरफ उपद्रवियों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार एक्शन लेने का काम करती है। राजनीतिक पार्टियां बार बार पर आकर कहती हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। बुलडोज़र की बात कही गई थी CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आरोपियों के घर पर बुलडोज़र से कार्रवाई होगी। तो कानपुर के एक मौलाना आकर कहते हैं कि हम सफ़ेद कफन बांध कर निकलेंगे घर से अगर बुलडोज़र से कार्रवाई की गई। तो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, जो मुस्लिम यूथ है उसके अंदर इस भावना को जगाना कि देखिए आज देश आपके साथ नहीं है। वो इस तरीके की भावना उत्पन्न कर रहे हैं कि देश आपके साथ नहीं है, दंगा होगा तो पुलिस जो है वो आपको पकड़ के ले जाएगी, दंगा होगा तो आपका घर। तो इसलिए आज
जो कहने का मतलब मेन अंडरलाइंग जो सेंटिमेंट है वो ये है कि स्टेट पे भरोसा मत रखिए। ये इस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं, स्टेट पे भरोसा मत रखिए, स्टेट बहुत ख़राब है। तो ये स्टेट से जो सिस्टमेटिक तौर पे उनको एलियनेट करने का जो काम है वो आज ओवैसी और ये लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए बहुत घातक है। राजनीति करने के लिए ये सारे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पर सर क्या तुष्टीकरण करने से जो देश की जनता है वो मूर्ख बन के ऐसे लोगों को वोट देगी? जी वही बात है ना, ये अपना खुद का एक राजनीतिक जो ब्लंडर है, राजनीतिक सुसाइड है, पॉलिटिकल सुसाइड जिसको कहते हैं, ये वही है। और ये मैं वही कहता हूँ ना, ये राजनीति जो ये करते आ रहे हैं ये आज से तो नहीं, ये 1900 जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तब से राजनीति चलती आ रही है। लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि इसका बहुत बड़ा हर्जाना इनको भरना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई हमारी एजेंसियाँ, हमारी पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है ऐसे उपद्रवियों को पकड़ने में, उनको जस्टिस पे लाने में। लेकिन क्या होता है कि इन लोगों ने पूरी एक सिस्टम बना रखा है, एक इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं कई सारे, जिसके तहत क्या है कि कई इनके वकील, कई इनके जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो आते हैं इनको बचाने के लिए। तो अभी इनका खेल शुरू होगा। तो हर चीज़ में जो है एक बात को लेके किस तरीके से उसको पोलराइजेशन का काम किया जाए, उसको एक धर्म का रंग दिया जाए, ये सब राजनीति जो है मेरे हिसाब से बहुत इमेच्योर राजनीति है और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ओवैसी को। सदुद्दीन ओवैसी लगातार भड़काऊ बयान देते हैं और एक ऐसे सदुद्दीन ओवैसी नेता हैं जो एक सांसद भी हैं और बैरिस्टर भी हैं, जो कि इंग्लैंड से पढ़कर आ रहे हैं। ये सबसे दुखद बात यही है कि खुद एक लॉ मेकर होने के बावजूद, खुद भारतीय पार्लियामेंट का हिस्सा होने के बावजूद वो एक फ्रिंज एलिमेंट की तरह बात करते हैं। वो विद इन सिस्टम होके ही स्पीक्स लाइक अ फ्रिंज। वो अब सीधी सी बात है, आप संविधान है, आप संविधान के अंदर को शरीयत का जो है वो आप तमगा मत दीजिए ना। अब देश संविधान पे चलेगा, देश लॉ एंड ऑर्डर पे चलेगा। आप सोचें कि हम संविधान में जो है अपना शरिया का के अच्छे जो प्रोविज़न है उसका तो हम आराम सुख उसका ले लें, लेकिन जो शरिया के जो ख़राब चीज़ें हैं उसको हम अपने उसमें नहीं लें। तो ये जो सिलेक्टिव बायस जो है, तो आप ये देश संविधान से चलेगा। आप संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, संविधान के अनुरूप इस देश में चलना पड़ेगा। और संविधान में और आपका इस संसद में, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा है, उसके बावजूद आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इस तरीके के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही खेदजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।